हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस चैप्टर से तो एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, 2 नंबर वाले में भी और लॉन्ग में भी। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैनल से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। आपको वैसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे 30 डेज का मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाने का भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आपको 6 से 7 मिल जाएगा। 6 क्लास हो चुका है, अब आगे भी नेक्स्ट क्लास होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है इसमें, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1848 में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1848 में भी हुआ था। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1848 में हुआ था, कोई भी क्रांति होता है, कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी आंदोलन होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है जिसके फलस्वरूप ही वो क्रांति होता है। तो हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है जो कोई क्रांति क्यों हुआ था। तो चलिए आज हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो आप लिख देंगे सबसे पहले 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे, ठीक है। एक एक करके आपको आंसर देना है। पहला जो कारण है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति जो 1848 में हुआ था उसका प्रमुख कारण था मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। तीसरा हो गया। चौथा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। तो ये कारण थे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के, ठीक है। तो इस क्रांति में अगर सबसे प्रमुख कारण की बात अगर हम करें, सबसे प्रमुख कारण, तो इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण है लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात। एक होता है तत्कालीन कारण, यानी कि जो क्रांति, देखिए होता क्या है, तो कोई चीज अचानक प्रारंभ नहीं होता है, उसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका रहता है। धीरे 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 एक समय ऐसा आता है जो कुछ ऐसा घटना घटित होता है और आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा जो तात्कालिक कारण क्या था जो तुरंत में क्रांति प्रारंभ हो गया, तो उसका यही कारण था जो लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष। वह जनता की तात्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा और जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ, यानी कि क्रांति का प्रारंभ हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न 2, मेज़िनी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका उत्तर। मेज़िनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। तो मेज़िनी का संबंध किस दल से था, ऐसा ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग आराम से कह दीजिएगा कार्बोनारी, ठीक है ना। मेज़िनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, कार्बोनारी क्या था, कैसा दल था, तो गुप्त दल था, ठीक है ना, गुप्त दल था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। कौन? मेज़िनी। मेज़िनी सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? मेज़िनी ने। किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन का मतलब होता है इटली छोड़कर जाना पड़ा। उनका जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था, उस पे वो असफल हो गए, इसलिए उन्हें इटली छोड़कर जाना पड़ा। फिर 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद, 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेज़िनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। कब? 1845 ईस्वी में मेटरनिक के पराजय के बाद मेज़िनी इटली पुनः
वापस आते हैं, लेकिन दोबारा भी वो असफल ही होते हैं। इटली के किंग ने प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा, उसे पलायन करना पड़ा, फिर वो वापस लौट गए। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं मेज़िनी का कार्य आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर। गैरीबाल्डी का जो नाम था वो था ज्यूसेप गैरीबाल्डी। इनका जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम लिख देंगे गैरीबाल्डी के बारे में, फिर उनके कार्यों का भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है गैरीबाल्डी कौन थे, गैरीबाल्डी क्या थे, तो आपको इस क्वेश्चन से ही बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बस आपको समझना है। ठीक है ना। ज्यूसेप गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या थे? पेशे से एक नाविक थे। ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, मैं आपको जहां जहां जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको मैं बताता ही जा रहा हूं। ठीक है ना। और मेज़िनी के विचारों का समर्थन था, यानी कि मेज़िनी के विचारों का ये समर्थक थे। ठीक है ना। परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। ये पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। किसके समर्थक थे? तो मेज़िनी के, लेकिन बाद में काउंट काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। ठीक है ना। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर, अब इनका कार्य हम बता रहे हैं। ठीक है ना। उन्होंने क्या सब किए? तो गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर, निरंकुश शासन का मतलब होता है राजा किसी का कुछ सुनता नहीं था, राजा को जो मन में आता वही वो करता, तो ऐसे शासन को निरंकुश शासन हम कहते हैं। तो गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई थी। देखो होता क्या है, कभी भी इतिहास अगर पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा, जब जनता किसी एक शासन से त्रस्त हो जाते हैं तो उसका विरोध करते हैं, और उस राजा के विरोध के लिए जो भी संगठन आता है उस संगठन का वो समर्थक बन जाता है। ठीक है ना। तो ये बुर्बो राजवंश जो निरंकुश शासन था उससे तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गया, क्योंकि गैरीबाल्डी भी उस निरंकुश शासक के विरोधी थे। ठीक है ना। तो चोर चोर मौसेरा भाई होता है ना, ठीक उसी प्रकार होता है। गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरीबाल्डी को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका उत्तर तुम लोग कमेंट सेक्शन में देना अगर तुम्हें पता है तो। ठीक है। गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुल ने भी समर्थन किया। गैरीबाल्डी की दक्षिणी अभियान जो था उसका समर्थन काबुल ने भी किया था। ठीक है। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। कब? 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिंडमोंट की सेना भेज दी। 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबुल जो समर्थन करते थे वो गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए, यानी कि रोम पर आक्रमण का विरोध किया। किसने? काबुल ने। रोम की रक्षा के लिए पिंडमोंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबुल से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। ठीक है। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरीबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो किस भारतीय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत है। ठीक है। तो गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा हमने कर लिया। अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक था वो ऑस्ट्रिया था। तो क्यों बाधक था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ। इटली जर्मनी का एकीकरण किसके शर्त पर हुआ? तो ऑस्ट्रिया की शर्त पे। ठीक है ना। क्यों हुआ? क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। तो जो पावरफुल आदमी होता है उसके हिसाब से ही कोई कार्य किया जाता है। अगर नहीं मानोगे तो वो तुम्हारा विरोध करेंगे और वो काम होने ही नहीं देंगे। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का
आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ठीक है, ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। ऑस्ट्रिया को बिना हटाए इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, तो दोनों राष्ट्रों ने मिलकर विदेशी सहायता लेकर ऑस्ट्रिया को बाहर किए। ठीक है ना, तो यही था इनका भूमिका। इटली और जर्मनी क्यों था, देखिए क्यों था सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रिया की शर्त, क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य और हस्तक्षेप था। इटली और जर्मनी पर किसका हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया का, जिसकी वजह से एकीकरण संभव नहीं था, इनको हटाए। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेज़िनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेज़िनी का क्या योगदान था, क्वेश्चन है जो इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मेज़िनी का क्या योगदान था। चलिए देखते हैं आज हम इस प्रश्न को। मेज़िनी जो था वो दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनारी सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेज़िनी का प्रादुर्भाव। मेटरनिक युग के पतन के बाद किसका युग प्रारंभ हुआ, तो मेज़िनी का। ठीक है, अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेज़िनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की। अगर तुमसे कोई पूछे जो यंग इटली का स्थापना किसने किया तो बता देना मेज़िनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। इसका सदस्य यानी कि यंग इटली, यंग मतलब समझ ही रहे हैं युवा, तो इसका सदस्य ने किसको बनाया, युवाओं को। ठीक है ना, यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना। यंग इटली का उद्देश्य क्या था, तो इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करना। ठीक है, और उसके बाद एकीकरण करना। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेज़िनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेज़िनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मेज़िनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, तो पैगंबर। मेज़िनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, पैगंबर। छठा प्रश्न है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से देखो। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। देखिए, घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया। घेटो शब्द का व्यवहार जो है मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था। घेटो का प्रयोग कब किया गया था, तो घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। सबसे पहले जो घेटो शब्द का व्यवहार हुआ था वो मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था सबसे पहले। ठीक है ना, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह विशेष धर्म, प्रजाति या जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों को एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है, स्थान। सातवां प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या है। सातवां प्रश्न, मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग। देखिए, युग का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम से बोलेंगे उसका युग है, इसका मतलब होगा जो उस समय में उस व्यक्ति का उस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसलिए हम कह सकते हैं जो उनका युग था। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कौन थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कौन थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलता होगा इस सब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग आसानी से समझ जाते होंगे, और ध्यान से पढ़िए, टेस्ट भी हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, और आपको जो भी दिक्कत होता है बताइएगा, तो उसको भी सॉल्यूशन हो कर लेंगे। और कैसा लगता है आप जरूर कमेंट में बताइएगा, कमेंट लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। मेटरनिक जो था निरंकुश राजतंत्र में
विश्वास रखता। राजतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना, राजा का ही राज, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना। राजतंत्र होता है उसके ठीक अपोजिट होता है प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा के द्वारा जनता के द्वारा चुना गया शासन होता है, ठीक है। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। और क्रांति का क्या था? घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। उनका मानना था कि जो राजा ही सर्वोच्चतम व्यक्ति होता है, राजा ही सब कुछ होता है, ठीक है, ये उनका मानना था। 8वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी राष्ट्र से जुड़ाव, राष्ट्र से जुड़ाव ही राष्ट्रवाद होता है। अपने राष्ट्र के प्रति चेतना, अपने राष्ट्र से लगाव, अपने राष्ट्र से जो प्यार होता है वही होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। राष्ट्रवादी भावना जब किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में आता है, जब उन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम होता है, तो अपने राष्ट्र के खातिर जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है एक भावना है जो अपने देश, अपने समाज, अपने क्षेत्र से लगाव पैदा करता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न है नंबर, जो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बात, जर्मनी का जो एकीकरण नहीं हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा था, इसके बाधक कौन कौन थे, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं थी वो था लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। दूसरा है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। 300 छोटे छोटे राज्य, भारत में भी लगभग सेम स्थिति था। जर्मनी के एकीकरण में बाधा में 300 छोटे छोटे राज्य, इन राज्यों में, ये जो 300 राज्य था, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं। विषमताएं का मतलब होता है अलग अलग राजनीति के लोग थे, अलग सामाजिकता के लोग थे, अलग धार्मिकता के लोग थे। तो इसके कारण से एकीकरण का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। तो अगर अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग राजनीतिक दल हैं तो इकट्ठा नहीं हो सकता है। और इतना विषमता क्यों था? तो बहुत ज्यादा राज्यों में विभाजित था। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी कि किसी व्यक्ति के अपने राष्ट्र से उतना लगाव नहीं था, सब अपने अपने हित को देखते थे। लेकिन राष्ट्रवाद ऐसा चीज है जिसमें हमको अपने से ऊपर अपने राष्ट्र को रखना है, राष्ट्र कैसे सुरक्षित होगा इसे देखना है। राष्ट्र के बिना कुछ नहीं होता है, राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं होता है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप भी था, तो यही सब कारण था। और मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, छोटे छोटे राज्यों में विभाजन, यही सब जर्मनी के एकीकरण का बाधा था, ठीक है। चलिए अब 10वां प्रश्न के तरफ। 10वां प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उनका क्या योगदान था, ठीक है। चलिए, नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इटली और जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण, हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप को दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। देखिए क्वेश्चन क्या था वो एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन अनजाने में इटली और जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों को एकीकरण कर दिया, यानी कि अलग अलग जो विभाजित था उसको एक कर दिया। दोनों राज्यों को एक
संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया, राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया, ठीक है ना। इस दृष्टिकोण हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने का प्रेरणा दी। चलो 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? कोल्ड वार, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक्छंद्र के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, ठीक है ना। देखिए शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और रूस के बीच में। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और रूस के बीच में। और शीत युद्ध का मतलब होता है जब दो देश आपस में आमने सामने हथियार से नहीं भिड़ते, बल्कि वाक से, यानी कि जुबानी लड़ाई था। कुछ स्टेटमेंट अमेरिका ने दिया, फिर उसके अगेंस्ट में, उस स्टेटमेंट के विरुद्ध में फिर रूस ने कुछ बोल दिया। तो यही जो था दोनों के बीच में जंग चल रहा था। इसी जंग को, इसी युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। और ऐसा जुबानी जंग था जो ये युद्ध कभी भी हो सकता था। मतलब अभी जो जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे, तो रामायण में होता था ना, पहले लड़ाई करने से पहले दोनों बड़े बड़े डींगे मारते थे, बाद में बोलता है जो डींग क्या मारते हो, चलो युद्ध कर लो। तो यही होता था शीत युद्ध, मतलब गप देना बड़ा, ठीक है। और ऐसा करने से कभी भी युद्ध हो सकता था। 12वां प्रश्न है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव? यानी कि जुलाई 1830 की जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसका शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा था। चार्ल्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। वो क्रांति का ही परिणाम स्वरूप, क्रांति का ही रिजल्ट जो था, उसमें प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बूढ़े वंश, सॉरी यहाँ पे बुर्बो होगा, ठीक है ना, बुर्बो वंश के स्थान पर अर्लियंस वंश का सत्ता हो गया, ठीक है ना। चार्ल्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया, बुर्बो राजवंश का अंत होकर अर्लियंस वंश का शासन स्थापित हो गया। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। तो 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ? तो चार्ल्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया, बुर्बो राजवंश का अंत हो गया, उसके जो अर्लियंस वंश का शासन हो गया, ठीक है ना। तो यही था उनका वो जब। 13वां प्रश्न, 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था उसका प्रभाव का वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं। तो 1830 की क्रांति का प्रभाव देखिए। पहला, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इसने देशों में कट्टर राज सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो राज सत्तावादियों के राज के लिए जो कट्टरता था उसको हटा दिया, कम कर दिया, ठीक है। दूसरा है, इस क्रांति ने यानी कि वो जो जुलाई 1830 की क्रांति था, उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। अगला है तीसरा, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि सब यूरोपियन कंट्री ने देखा जो क्या सब हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, तो पूरे यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ गया, ठीक है। चौथा जो है, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हो गया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, विलियम प्रथम के बगैर कैसे? क्या थे विलियम प्रथम जो थे, वो जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार के बाधा थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है, इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो आपको पता ही है जो जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था, तो वही बता रहा है यहाँ पे। विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है,
कि इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यकता था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। क्वेश्चन है, तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। विलियम की इस नीति के कारण, यानी कि विलियम का जो नीति था सैन्य शक्ति पे अधिक खर्च करना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, इसी नीति से प्रभावित होकर बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। उनके बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है ना। तो क्या प्रभाव था, क्यों बाधक था, अब समझ गए होंगे। 15वां प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति क्या है? तो चलिए उत्तर बताता हूं। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया, ये तो जानते ही हैं। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। लौह एवं रक्त नीति का जो प्रादुर्भाव हुआ, अपनाया गया, वो किस लिए अपनाया गया था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए। किसके द्वारा? तो बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है। चलिए अब 16वां प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण के बाधक तत्वों को वर्णन करें। इटली के एकीकरण के बाधक तत्वों का वर्णन करें। भौगोलिक समस्याएं सबसे बड़ी बाधक थी। इटली के एकीकरण में भौगोलिक समस्या, भौगोलिक मतलब होता है उसका नक्शा। ठीक है ना। नक्शा जो था उसका सबसे बड़ी बाधक था। ठीक है। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का विदेशी प्रभुत्व एवं हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था। रोम का राज्य इटली के मध्य में स्थित था, जहां पोप का प्रभाव था। देखिए यही सब है भौगोलिक समस्या। रोम का राज्य इटली के मध्य में स्थित था। रोम का राज्य कहाँ था? इटली के मध्य में स्थित था, जहां पोप का प्रभाव था। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन ऐसा भौगोलिक बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जो भारत के एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जबकि दोनों था पाकिस्तान। तो इसलिए आसानी से बांग्लादेश को अलग किया जा सका, नहीं तो संभव नहीं था। तो सेम कंडीशन यही भी था, यहाँ भी था। रोम का राज्य जो था इटली के मध्य में स्थित था, जहाँ पोप का प्रभाव था। पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। राजनीतिक विषमताएं आर्थिक कारणों से और भी उग्र हो गई, क्योंकि दक्षिणी इटली अविकसित और ग्रामीण था, उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक। तो ये सब जो भौगोलिक कंडीशन था यही बाधक था इटली के एकीकरण में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। हंगरी के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, हंगरी में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसमें कोसुथ का क्या योगदान था? ठीक है। राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी पर भी पड़ा। राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी पर देखिए कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन होता है ना, तो वहाँ का जो स्थिति था, अगर कहीं और ऐसा ही स्थिति है तो लगता है जो स्थिति वहाँ व्याप्त है, यही स्थिति तो हमारे भी देश में है, हमारे भी क्षेत्र में है, तो हम भी उसी की तरह अगर आंदोलन करेंगे तो हमें भी आज़ादी मिल जाएगा, और वो आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी पर भी पड़ा। यह ऑस्ट्रिया के अधीन था। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक ने किया। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोसुथ और फ्रांसिस डिक ने किया। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया की जनता पर पड़ा। 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की बातें मान ली। हंगरी के स्वतंत्रता मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। हंगरी में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। यहां से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। जितना क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। देखिए जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारणों का
वर्णन किया। इसमें कारण को पूछा जा रहा है। चलिए, चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांसीसी राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबा दिया। उसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। किसने? चार्ल्स दशम ने, ठीक है ना। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्निक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की तथा इन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया। पोलिग्निक के इस कार्य से प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट हो गया। तो एक बार नहीं होगा तो एक बार और देख लेंगे, तो 2 बार में यह फ्रांस की क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।